दुर्दाना बेगम को रिपोर्ट दी गई कि 3 बजे के बाद मुराद को ले जाने वाली कार गुम हो गई है। शादरा पहुंचने के बाद उस कार ने मकबरा जहांगीर की तरफ जाते हुए इतनी गलियां और रास्ते तब्दील किए थे कि ताकुब करने वाले मुराद के जासूस आले से 20 गज तक का फासला कायम न रख सके। उन दोनों की आखिरी गुफ्तगू से इतना ही पता चला कि मुराद की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इस तरह वो अपनी गुफ्तगू के जरिए किसी बहाने से ये न बता सका कि ताबानी उसे कहाँ ले जा रही है। दुर्दाना ने कहा, रात होने वाली है और तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई जासूस इतनी बड़ी कार को तलाश न कर सका। क्या तुम लोगों ने घास खाकर जासूसी की तरबियत हासिल की है? मैं कुछ नहीं जानती। 2 घंटे के अंदर ताबानी और मुराद को तलाश करके नजरों के सामने रखो और उसके जासूस आले से फायदा उठाओ, वरना मैं तुम्हारे जैसे अफसरों को मअतल कर दूंगी। 2 घंटे से पहले ही एक जासूस टीम उस जासूस आले के करीब पहुंच गई। उसने साथियों से कहा, खामोश हो जाओ। किसी तरह की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। वो सब रिसीवर के जरिए सुनने लगे। हल्की सी मौसीकी भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक तेज आवाज सुनाई दी। ओ बाऊजी, एक ही मुर्ग छोले है। छोले ही छोले नजर आंदे ने, मुर्ग किथे गया? उस जासूस टीम ने वहां से 20 गज के रकबे में 2-4 होटलों तक पहुंचकर सुराग लगाया। एक होटल के काउंटर पर बड़ा सा कैसेट रिकॉर्डर ऑन था, वहीं वो छोटा सा आला रखा हुआ था। एक जासूस ने होटल के मालिक से दरियाफ्त किया, ये तुम्हारे पास कहां से आया है? उसने जवाब दिया, एक ग्राहक ने खाने के पैसे नहीं दिए, जेब कटने का बहाना कर रहा था। जेब कटी हुई नहीं थी, उसमें से ये पीतल का टुकड़ा और चर्स की पुड़ियां रखी हुई थी। हमने उसकी उन चीजों के साथ कमीज उतरवा कर रख ली। उस जासूस टीम ने अपनी गाड़ी में वापस आकर अपने आला अफसर को बताया कि वो जासूस आला मुराद के बाजू से निकाल दिया गया है। अब उसका सुराग लगाना मुश्किल है। ये इत्तला दुर्दाना तक पहुंची। उसने एमएनए इकराम शाह से कहा, तुम्हें मुराद पर बड़ा एतमाद था, देखो उसने कैसे धोखा दिया है। इकराम शाह ने कहा, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ उसने धोखा नहीं दिया है, बल्कि उसे धोखे से फंसाया गया है। दुर्दाना ने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, लाहौर इंटेलिजेंस का वो अफसर बहुत ज़हीन है, उसी ने जासूसी आले को छुपाने की बेहतरीन तदबीर बताई थी। वही चालाक अफसर सिर्फ मुराद को ही नहीं, ताबानी और हमारे दूसरे दुश्मनों को ट्रैप करेगा। क्या नाम है उसका? पीए ने अपनी डायरी में देखकर कहा, उसका नाम जमशेद है। इकराम शाह ने चौंक कर पूछा, क्या जासूस आले की तदबीर जमशेद ने बताई थी? नहीं मैडम, वो जमशेद और वहाँ का डीजी बहुत ही सख्त और कानून के मुताबिक दयानतदारी से काम करने वाले अफसरान हैं। वो मुराद को हर हाल में सजाए मौत दिलाना चाहते हैं। वो कानून के खिलाफ मुराद की रिहाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुर्दाना बोली, लेकिन उसने जासूस आले का जबरदस्त आइडिया पेश किया था। इकराम शाह ने कहा, एक तरफ उसने बज़ाहिर आपसे वफादारी की, दूसरी तरफ उसने मुराद के साथ ताबानी को भी शिकार किया होगा। उस जमशेद ने दोहरी चाल चली है। दुर्दाना के हुक्म से उसके पीए ने लाहौर इंटेलिजेंस के डीजी से फोन पर बात करवाई। दुर्दाना ने पूछा, क्या आपके एक अफसर जमशेद ने ताबानी और मुराद को गिरफ्तार करवाया था? वो बोला, जी हाँ, ठोस सबूत और गवाहों के बाद वो गिरफ्तारी अमल में आई थी। वो बोली, और कल आपने उसी अफसर जमशेद के जरिए मुराद के बाजू में जासूसी आला छुपाया था। आप और आपका वो जमशेद बहुत फर्शनास हैं। आप दोनों को ताबानी का फरार और मुराद का जेल से बाहर आना मंजूर नहीं था। आप लोगों ने बज़ाहिर मेरे हुक्म की तामील की, मुराद को जेल से बाहर आने दिया, फिर उसे ताबानी समेत गायब कर दिया। डीजी ने कहा, आपको गलत इत्तला दी गई है। हम हमेशा हुकूमत वक्त से मिलने वाले अहकामात की तामील करते हैं। अगर ताबानी और मुराद कहीं रूपोश हो गए हैं तो वो सिर्फ आपके एतमाद को नहीं, कानून के मुहाफिजों को भी धोखा दे रहे हैं। वो बोली, सियासत में डबल गेम खेलना मुझे भी आता है। मुझसे गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहें। मैं सुबह तक उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ, वरना जमशेद को तो मैं मुलाजिमत से खारिज कर सकती हूँ। आपकी पुरानी सर्विस है, लिहाजा आपको रिटायर भी कर सकती हूँ। सुबह तक खुद अपनी तकदीर का फैसला करें। डीजी ने रिसीवर रख कर जमशेद से पूछा, तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते हो? क्या ताबानी और मुराद को ट्रैप करके उन्हें कहीं कैद कर दिया है? जमशेद बोला, सर आप मुझ पर शुबा कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ मेरे आला अफसर ही नहीं, मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। डीजी बोला, तुम्हारे वालिद ने अमीर हमजा को बेटा बनाया था और तुम उसे भी उस्ताद मानते हो। एक तरफ वो कानून शिकन, लेकिन दूसरी तरफ में कानून का मुहाफिज है। तुमने दोनों मुख्तलिफ मिजाज के अफराद को उस्ताद बनाया है। क्या तुम कानून शिकन उस्ताद के अहकामात की तामील नहीं करते? जमशेद बोला, भाईजान हमजा लापता है। जब तक वो मौजूद थे मैंने कभी कानून शिकनी का कोई काम नहीं किया। भाईजान के लापता होने पर भी खून के घूंट पी रहा हूँ।
फिर भी कानून को बालातर रखता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मेरे अब्बू तालीम याफ्ता हैं। अपनी दयानतदारी के बायस आज तक सब इंस्पेक्टर हैं। अगर वो बदलती हुई हुकूमत को खुश रखने के लिए कानून के साथ खेलते रहते तो आज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कमिश्नर होते। मुझे अफसोस है कि आप मेरी दयानतदारी पर शुबा कर रहे हैं। डीजी बोला, मैं मजबूर होकर शुबा कर रहा हूँ। दुर्दाना बेगम ने कहा है, कल सुबह तक ताबानी और मुराद गिरफ्तार न हुए तो तुम्हारी मुलाजमत जाएगी और मुझे रिटायरमेंट का लेटर मिल जाएगा। जमशेद ने कहा, आज आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको सदमा पहुंच रहा है। मेरे अब्बू से 40 बरस तक नाइंसाफी होती रही और हो रही है। आप इतने बड़े अफसर होकर मेरे अब्बू के लिए इंसाफ हासिल न कर सके। मैं भाईजान की गुमशुदगी का केस अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन आप मुझे ये केस न दिला सके। उन्हें गायब करने वाले जानते थे कि मैं कैप्टन अमीर हमजा का छोटा भाई हूँ। ये केस मेरे हाथ आएगा तो मैं उनकी जड़ों तक पहुंच जाऊंगा। सर, आप तमाम नाइंसाफियों को भूलकर सिर्फ ताबानी और मुराद के लापता होने के बायस मुझ पर शुबा कर रहे हैं। डीजी बोला, तुम जो कुछ कह रहे हो, मैंने सियासत में इससे ज्यादा कानून शिकनी देखी है, लेकिन इसलिए खामोश रहता हूँ कि इस ओहदे पर रहकर ये वर्दी पहनकर किसी को थोड़ा बहुत इंसाफ दिला सकता हूँ। जमशेद ने कहा, जी हाँ, जब इकराम शाह इख्तिदार में नहीं था तो आपने बढ़ चढ़कर एक्शन लिया और उसके दोनों दहशतगर्दों ताबानी और मुराद को गिरफ्तार करवा दिया। आज इकराम शाह की सियासी पार्टी लीडर दुर्दाना बेगम इख्तिदार में आ गई है तो उन्हीं गिरफ्तार होने वाले ताबानी और मुराद को सुबह तक तलाश करके बेगम साहिबा के हुजूर पेश करना अपना फर्ज समझ रहे हैं, ताकि सुबह तक वो दोनों दहशतगर्द दुर्दाना की सरपरस्ती में आजाद हो जाएं। डीजी ने डांट कर कहा, जमशेद, तुम बहुत बोल रहे हो, जज्बात में भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। जमशेद ने कहा, सॉरी सर, मुझे सुबह तक खामोश रहना चाहिए। सुबह के बाद मेरी मुलाजमत जाएगी, फिर इस वर्दी से आजाद होते ही मैं सबसे पहले अपने दुश्मनों को ये कहकर उनकी नींदें हराम कर दूंगा कि कैप्टन अमीर हमजा जिंदा है, जमशेद अली तारड़ के रूप में। डीजी हैरानी से अपनी कुर्सी पर सीधा बैठकर उस आतिश फिशा को यूं तकने लगा जैसे अपने मातहत जमशेद को नहीं, अमीर हमजा को देख रहा हो। दूसरी सुबह मुंबई शहर की उस कोठी के अहाते में शिल्पा की लाश पाई गई। लाश के चेहरे को गोलियों से छलनी किया गया था। ये शनाख्त मुमकिन नहीं थी कि वो शिल्पा की लाश है। रॉ के बेशुमार जासूस शिल्पा की तलाश में थे। पिछली बार वो उस कोठी से 200 गज दूर वाली एक खाली कोठी में भी उसे गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन उसे न पा सके थे। उन्होंने उस लाश को भी आकर देखा। शिल्पा के रिकॉर्ड में लिखा था कि उसके जिस्म पर कोई पैदाइशी निशान नहीं है, सिर्फ एक टांग का जख्म बता रहा था कि वो शिल्पा हो सकती है। उसी जख्म के बायस वो जरा लंगड़ा कर चलती थी। रॉ के डीजी जमुना दास प्रसाद ने दूसरे अफसरान से कहा, इस लाश को सर्द खाने में रखा गया है। इसके हर जाविये से तस्वीर उतारी गई हैं। एक पैर का जख्म, उसका कद और जिसामत से वो शिल्पा लग रही है, और सचमुच वो शिल्पा हुई तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। हमारे कई अहम राजों को उसने कहाँ छुपा कर रखा है, ये सिर्फ कालिया जानता होगा। एक अफसर ने कहा, सर, कालिया को शिल्पा की मौत की खबर न दी जाए तो बेहतर है। एक तो बेटी की मौत से उसे शौक पहुंचेगा, फिर वो शुबा करेगा कि हमने उससे राज हासिल करके उसे कत्ल कर दिया है। रॉ का डीजी बोला, उसके कत्ल होने की बात अपनी तरफ से छुपाना मुनासिब है। हमें अनजान बनकर रहना चाहिए। जब कालिया शिकायत करेगा तो हम लाइल्मी जाहिर करेंगे और ये कह सकेंगे कि हमें उसकी हलाकत का इल्म होता तो हम सबसे पहले उससे राब्ता करके अपने अहम राजों की फिक्र करते। कालिया हमें खुदगर्ज समझता है, इसलिए शिल्पा की हलाकत के जिम्मेदार हम होते तो लंदन में कालिया को भी खत्म कर देते, उस पर लाखों रुपए जाया न करते। डीजी ने कहा, लंदन में हमारे जोनल अफसर को फोन करो, उसे यहाँ के हालात बताओ। उससे कहो कालिया से गुफ्तगू करके शिल्पा के बारे में कुछ उगलवाए, कम से कम उसकी बेटी की खैरियत मालूम करे। लंदन के जोनल अफसर को फोन किया गया। उसने कहा, मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। कालिया बहुत खुश है। भारत के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शिल्पा ने फोन किया था और बाप को ये खुशखबरी सुनाई थी कि लेडी सर्जन आमना का इकलौता बेटा फरमान उसकी कैद में है और फरमान को ऐसी जगह कैदी बनाकर रखा गया है जहां से वो 7 जन्म में भी फरार नहीं हो सकेगा। जोनल अफसर की बातें सुनकर सबने खामोशी से एक दूसरे को देखा। फिर डीजी जमुना प्रसाद ने कहा, ये शिल्पा अपने बाप कालिया से भी 2 कदम आगे है। सर्द खाने से उसकी लाश को उठाकर फेंक दो, हमारा इतना वक्त खामखा बर्बाद हो गया। ये दुरुस्त था। शिल्पा ने यानी बीना ने भारत के वक्त के मुताबिक फोन करके कालिया को अपनी खैरियत से आगाह किया था और मुझे कैदी बनाकर रखने की बात भी उसे बताई थी। मैं मास्क मेकअप के जरिए रंजन वर्मा बन चुका था और लंदन में अम्मी से राब्ता करके उन्हें अपने हालात बता चुका था। वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गई थी। जब वो कालिया का मुआयना करने के लिए अस्पताल आई तो वो बहुत खुश था।
अम्मी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अम्मी ने भी मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? मालूम होता है आज बहुत ज्यादा आराम महसूस कर रहे हो। वो तंजिया अंदाज में बोला, इतना आराम महसूस कर रहा हूँ कि कलेजे में ठंड पड़ रही है। अम्मी ने कहा, कलेजे में उसी वक्त ठंड पड़ती है जब किसी दुश्मन को जेर किया जाता है। वो बोला, बहुत समझदार हो। मैं खुशी की बात तुमसे नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि तुम्हें हर हाल में मेरा इलाज करना ही होगा। मुझे दोनों पैरों पर खड़ा करना और चलने फिरने के काबिल बनाना होगा। जानती हो क्यों? अम्मी उसके घुटनों का मुआयना करते हुए बोली, हाँ जानती हूँ। तुम्हारे इलाज के बारे में एक डॉक्टर की हैसियत से और एक माँ की हैसियत से मालूम है कि मेरा बेटा फरमान तुम्हारी बेटी शिल्पा की कैद में है। वो हैरानी से बोला, तुम कैसे जानती हो? अम्मी ने कहा, अपने अपने वसीले और जराए होते हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, इसलिए तुम भी मुझसे कुछ न पूछो। वो बोला, क्या तुम ये सोचकर परेशान नहीं हो कि तुम्हारे बेटे को कैदी बनाकर उससे क्या सुलूक किया जाएगा? आमना ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम अपने पांव पर चलने लगोगे तो खुद अपनी बेटी से कहोगे कि फरमान को यहाँ भेज दे। फिर हिसाब होगा कि कैदी की हैसियत से उसके साथ जो सुलूक किया गया है वही तुम्हारे साथ किया जाएगा। कालिया बोला, तुम्हें भी उसकी फिक्र नहीं है? डॉक्टर आमना ने कहा, फौलाद को दिन रात आग में डालो, उसे मोड़ो तोड़ो, उसकी जैसी भी शक्ल बनाओ, वो फौलाद ही रहेगा। तुम अपनी और शिल्पा की सूरत शक्ल अच्छी बनाए रखने की फिक्र करो। अम्मी ने नर्स से इंजेक्शन लगाने को कहा, फिर एक नुस्खा लिख कर नर्स को देते हुए कालिया से कहा, मैंने आज नुस्खा तब्दील किया है, अच्छे बच्चों की तरह किसी अंदेशे में न रहना। वो मुस्कुराते हुए चली गई। उसने घबराकर नर्स से पूछा, नुस्खे में क्या है? उसने कोई गड़बड़ की है? मैं ये नई दवाएं इस्तेमाल नहीं करूंगा। नर्स ने कहा, तुम किसी भी अस्पताल में डॉक्टर आमना के इलाज से इनकार करोगे तो इलाज के बगैर तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आराम से रहो। नर्स पलटकर बेनियाजी से चली गई। वो बेटे के कैदी बनने की बात सुनकर अम्मी को ज़हनी अजियत देना चाहता था, लेकिन अब खुद ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो गया था। उसे जिस कमरे में रखा गया था वहां उसकी जरूरत का तमाम सामान मौजूद था। उसने मोबाइल फोन के जरिए अपनी बेटी शिल्पा से राब्ता किया, फिर कोड वर्ड्स अदा करके जवाबन बेटी के कोड वर्ड्स सुनकर मुतमईन होने के बाद पूछा, तुम खैरियत से हो? बेटी ने कहा, आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मुझे आपकी खैरियत पूछनी चाहिए। क्या आप कुछ परेशान हैं? वो बोला, वो जो तुमने फरमान को कैदी बनाकर रखा है वो बात डॉक्टर आमना को मालूम हो गई है। क्या उसे कैदी बनाने के सिलसिले में और किसी को राजदार बनाया है? शिल्पा ने कहा, मैं नादान नहीं हूँ, कोई तीसरा नहीं जानता कि मैंने उसे कहाँ पाताल में छुपा कर रखा है। कालिया बोला, फिर डॉक्टर आमना को कैसे मालूम हो गया? शिल्पा बोली, आप बूढ़े हो चुके हैं, सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। जब कोई नहीं जानता है तो फिर मैंने ही उसकी माँ को बताया होगा। कालिया ने कहा, तुमने उसे क्यों बता दिया? वो बोली, वो डॉक्टर अपने बेटे की वजह से अंडर प्रेशर रहकर और ज्यादा तवज्जो से जल्द अज जल्द आपका इलाज करेगी। कालिया बोला, वो कह रही थी उसके बेटे को कैदी बनाकर जुल्म किया गया तो वो भी मेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। शिल्पा ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? उससे मोहब्बत से पेश आऊं? वो बोला, ये मुनासिब रहेगा। बेटी बोली, दूसरों के बाप तो अपनी जवान बेटियों को मोहब्बत से रोकते हैं। कालिया ने कहा, बेटी मजबूरी है, जरा संभल के दूर रहकर उसे मोहब्बत का झांसा देती रहो। वो बोली, आप जानते हैं चालाक माँ की तरह बेटा भी चालबाज है। वो बोला, हाँ वो तो है, मगर तुम भी तो समझदार हो। शिल्पा ने कहा, वो कहता है जिस तरह भारतीय फिल्मों में और डिश के ड्रामों में लड़कियां मुख्तसर लिबास पहनती हैं, मैं भी वही पहना करूं। वो बोला, बेटी जब डिश के जरिए सारी दुनिया भारतीय लड़कियों को नाज़ेबा लिबास में देख रही है तो तुम क्यों पर्दा करती हो? वो तो दूर से देखेगा। शिल्पा बोली, वो बड़ा वो है, उंगली पकड़ने दो तो पौंचा पकड़ लेता है। कालिया बोला, बस पहुंचे तक ही पहुंचने दो और उसकी माँ से फोन पर बात कराती रहो ताकि उस लेडी डॉक्टर को यकीन रहे कि कैदी बेटे के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। शिल्पा बोली, ऑल राइट डैडी, मैं फोन पर माँ बेटे की बात करवाती रहूंगी। बीना ने फोन बंद करके मुझे देखा, फिर कहा, बाप ऐसे होते हैं। उस कुत्ते ने पहले मुझ पर नीयत खराब की, अब बेटी को समझा रहा है कि तुम्हें कैसे खुश रखना चाहिए ताकि तुम्हारी अम्मी वहाँ उसके साथ अच्छा सलूक करें। हम एक ऐसी कोठी में थे जिसका इल्म सिर्फ शिल्पा और बीना को था। मैंने कहा, कालिया पैरों से चलने के काबिल हो जाएगा तब भी गॉडफादर नहीं तस्लीम किया जाएगा। अंडरग्राउंड माफिया के अहम अफराद शिल्पा की बेहतरीन कारकर्दगी और जहानत से खुश हैं। अब तुम शिल्पा हो, क्या वो एक नौजवान लड़की को माफिया की गॉड मदर या गॉड सिस्टर बनाना पसंद करेंगे? वो बोली, भारतीय अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े मुजरिम मुझे देवी कहते हैं क्योंकि रॉ जैसी खतरनाक तंजीम को मैंने अपने सामने झुका कर रखा है। लेकिन कालिया का दस्तरास्त पिताम्बर बजाज आस्तीन का सांप है। मैं पहले बता चुकी हूँ, उसने अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर और एक सूबे का मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरे कत्ल की सुपारी ली है। मैंने कहा, इस वक्त मैं रंजन वर्मा हूँ।
कभी उसका होने वाला दामाद और उसकी बेटी निर्मला का आशिक था। बाप बेटी ने मिलकर बेचारे रंजन को हलाक कर दिया। अब मुझे रंजन वर्मा की तरफ से इंतकाम भी लेना चाहिए और उसे तुम्हारे रास्ते से हटाना भी है, वरना वो कभी तुम्हें देखेगा तो शिल्पा समझकर गोली मार देगा। वो बोली, रॉ वालों की शर्त है कि पीताम्बर बजाज पहले उनके अहम राज हासिल करे। उन राजों को हासिल करने से पहले वो मुझे हलाक नहीं करेगा। मैंने कहा, शिल्पा को मालूम था कि पीताम्बर बजाज उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। फिर शिल्पा ने उसके खिलाफ अंडरग्राउंड माफिया के जरिए कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोली, मर्दों के दरमियान औरत को अपना मकाम बनाने में बड़ा वक्त लगता है। माफिया के कुछ अहम अफराद पीताम्बर बजाज की हिमायत करते थे और शिल्पा की बर्तरी की मुखालिफत अब भी करते हैं। मैंने कहा, बहरहाल जिससे जान का खतरा है पहले उससे निमटना चाहिए। वो ना तो गॉडफादर बन सकेगा और ना ही किसी सूबे का मुख्यमंत्री। ऐसे वक्त एक ख्याल आया कि मैं भारत में एक मुजरिम को सियासतदान बनने से रोकने वाला हूँ, जबकि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे पाकिस्तानी करप्ट सियासतदानों का मुहासबा करना चाहिए। मेरा ये ख्याल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन ये इत्मीनान भी था कि मैं भारत में जो करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान में मेरी दीदी कर रही है। वहाँ के नए हुक्मरान की राह में कांटे बिछा रहे हैं, मेरी कमी पूरी कर रहे हैं। अम्मी ने और अंकल हाशिम ने मुझे फिलहाल पाकिस्तान आने से मना किया था, इसलिए बेहतर यही था कि मैं भारत या किसी भी मुल्क में रहकर सियासी दावपेच से गुजरकर तजर्बात हासिल करता रहूं। बीना ने मेरे सामने पूरे मुंबई शहर का नक्शा खोलकर वहां के एक एक इलाके के बारे में बताया था। कुछ खुफिया अड्डे भी दिखाए थे। हम दोनों के पास मोबाइल फोन थे। अगर मैं रास्ता भटक जाता तो वो मोबाइल के जरिए गाइड कर सकती थी। हमने तय किया कि अपने खुफिया बंगले में साथ रहेंगे, लेकिन बाहर एक दूसरे से दूर रहेंगे। इस तरह एक दूसरे की मुश्किलात में काम आ सकेंगे। उसने तमाम जरूरी फोन नंबर और पते ठिकाने नोट करवा दिए थे। माफिया के वो तमाम अफराद और आम कारकुन जो शिल्पा के वफादार थे, उनसे बीना ने कहा था, मेरा एक दस्ते रास्त है जिसका असली चेहरा और असली नाम सिर्फ मैं जानती हूँ। उसका मौजूदा आर्जी नाम रंजन वर्मा है, वही रंजन वर्मा जो पूरे 1 बरस से लापता है। बहरहाल वो जरूरत के वक्त अपना चेहरा और नाम बदलता रहेगा। तुम सब उसे कोड वर्ड्स के जरिए पहचाना करोगे और उसकी एक कॉल पर फौरन एक्शन में आया करोगे। बीना ने उन सबको और मुझको कोड वर्ड्स बताए। मुखातिब करने वाला कहेगा, मैं जिंदगी और मौत क्यों हूँ। जवाब देने वाला कहेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। बीना से तमाम जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद मैंने निर्मला का मोबाइल नंबर पंच किया। पता चला अभी उसने मोबाइल बंद रखा है। मैंने उसकी कोठी का नंबर डायल किया। एक मुलाजिम ने पूछा, हेलो, आप कौन हैं जी? मैंने कहा, हम तोहरा बाप बोलत है, निर्मला देवी को बुलाओ। उसके करीब ही पीताम्बर बजाज की आवाज सुनाई थी। किसका फोन है? मुलाजिम ने कहा, हुजूर, हमरे बाप का फोन है, मगर ऊ तो 5 बरस पहले मर गया है, फिर जिंदा होके कैसे बोलत है? पीताम्बर बजाज ने उससे रिसीवर लेकर पूछा, हेलो, कौन है? मैंने कहा, आप इतनी जोर से डांट क्यों रहे हैं? मैं दिल का मरीज हूँ। 1 बरस पहले आपकी बेटी मेरा दिल संभाला करती थी, आज फिर मेरा दिल डूबा जा रहा है। वो बोला, क्या बकवास कर रहे हो? जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा, तुम भी नहीं जानते हो कि किससे बात कर रहे हो। वो कुछ नर्म पड़कर बोला, तुम्हारी आवाज कुछ सुनी हुई सी है, मेरा दिल डूब रहा है। अपनी बेटी को बुलाओ, उससे पूछो क्या उसने मेरी आवाज सुनी है। वो बोला, मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि ये वही आवाज हो सकती है। फिर उसने मुलाजिम से कहा, रामू, निर्मला को बुलाओ जल्दी। मैंने कहा, हाँ जल्दी करो, तुम्हारी बेटी ने न जाने अब तक कितने नौजवानों के दिल संभाले हैं। बेटी को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। वो हैरानी से बोला, ओ गॉड, बिल्कुल वही आवाज है, वही बोलने का अंदाज है। कौन हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारी बेटी का प्रेमी। ये नहीं पता उसके कितने प्रेमी रह चुके हैं, उनमें मेरा नंबर क्या है, ये तो सिर्फ वही बता सकेगी। जरा से फासले से निर्मला की आवाज सुनाई दी, डैडी किसका फोन है? वो बोला, बेटी मैं इसकी आवाज सुनकर हैरान हूँ, जरा तुम सुनो और पहचानो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। निर्मला की आवाज सुनाई दी, हेलो, कौन हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारा घायल प्रेमी। ये तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे दर्जनों प्रेम पुजारियों में मेरा नंबर क्या है। वो हैरानी से बोली, तुम? ये तुम हो? नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकते, अपना नाम बताओ। मैंने कहा, जेल में इतने कैदी होते हैं कि सबके नाम याद नहीं रखे जा सकते, उन्हें नंबरों से पुकारा जाता है। कैदी नंबर 12, कैदी नंबर 112 या कैदी नंबर 212। इसी तरह तुम्हें दर्जनों प्रेमियों के नाम याद नहीं होंगे। मैंने हर कैदी के साथ 12 का अदद इसलिए रखा है कि हमें बिछड़े हुए पूरे 12 महीने हो गए हैं। वो रिसीवर के माउथपीस पर हाथ रखे बगैर बोली, डैड, कल रंजन की माँ ने कहा था कि उसके बेटे को गुम हुए पूरे 12 महीने हो गए हैं। वो कहीं जिंदा होगा, इसलिए मुर्दा समझकर उसकी बरसी नहीं मनाएंगे, मगर उसकी सलामती के लिए आज उसके घर पूजा पाठ का बंदोबस्त किया है। हमें भी बुलाया है।
पीताम्बर बजाज ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोली, मैं क्या कहूँ, ये रंजन की आवाज और बोलने का स्टाइल है। पूरे 12 महीने बाद ये आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनते ही मैंने फोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ वो पुकार रही होगी। अब दोनों बाप बेटी हैरान और परेशान और सहमे रहेंगे। मैंने रंजन वर्मा के घर फोन किया। उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। बीना ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर तस्दीक की कि वो रंजन की माँ है। मैंने कहा, मम्मी आपने बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं, एक और बर्दाश्त कर लें। वो चौंक कर बोली, रंजन मेरे बच्चे तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मम्मी सब्र कर लें, अब मैं इस संसार में नहीं हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है। वो रोते हुए बोली, नहीं बेटे ऐसे न कहो, मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, आपके दुश्मन मरेंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे मेरी आत्मा भटकती रहेगी। रंजन के बाप की आवाज सुनाई दी, तुम 1 बरस से रोती आ रही हो, अब किससे रो रो कर बोल रही हो? वो बोली, हमारे बेटे रंजन की आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रहा है दुश्मनों ने उसे मार डाला है, उसकी आत्मा भटक रही है। बाप ने उससे रिसीवर लेकर पूछा, कौन हो तुम? मैंने बड़े दुख से कहा, डैडी आप यकीन नहीं करेंगे, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। बाप ने सख्त लहजे में कहा, मैं कैसे यकीन करूं? क्या आत्मा कभी टेलीफोन पर बातें करती है? मैंने कहा, टेलीफोन पर बातें करने वाला मैं नहीं हूँ, एक अनजाना आदमी है। मेरी आत्मा उस अनजाने के शरीर में समा गई है और जब तक मैं दुश्मनों से बदला नहीं लूंगा इस अनजाने शरीर के अंदर समाया रहूंगा। बाप बोला, बेटे वो तुम्हारे दुश्मन कौन है? मैंने कहा, आप उनके नाम और पते मालूम न करें और न ही उनकी कोई बात किसी से करें। मम्मी को समझा दें कि वो सगे रिश्तेदारों से भी दुश्मनों के बारे में कोई बात न करें, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। बाप ने कहा, बेटे क्या तुम्हारी आत्मा इस शरीर के साथ नहीं आ सकती जिसमें तुम समाये हुए हो? मैंने कहा, मैं उसके जिस्म में आऊंगा, आपसे और मम्मी से मिलूंगा तो दुश्मनों को खबर हो जाएगी, क्योंकि वो दुश्मन भी एक महातांत्रिक के सेवक हैं। वो तांत्रिक अपनी काली शक्ति से दुश्मनों को मेरे जिस्म वाले का पता बता देगा। बाप ने कहा, बेटे हम कितने बदनसीब हैं, तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं मगर तुम्हें देख नहीं सकते, तुमसे मिल नहीं सकते। मैंने कहा, डैड जो भाग में लिखा होता है उसके आगे हम सब मजबूर हो जाते हैं, आप मम्मी को तसल्ली दें और हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहते ही मैंने फोन बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।